आपने मार्केट को हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे एंटर किया था। कहानी है हर्षद मेहता की, जिसने देश की राजनीति की हवा बदल दी। पहली बात तो सगुन जी वो स्कैम नहीं था। इंडिया के अंदर अगर बुल रन आया है तो हर्षद भाई की वजह से आया था। कि 1993 में जो बजट डे था वो बहुत ही उस टाइम पे मार्केट में बड़ा कुछ हुआ था। सट्टा खूब खेलते थे बजट के दिन, तो उसके बाद तो लॉस प्रॉफिट की फिगर से कभी फर्क नहीं हुआ। आज 35 साल के कैरियर में हमने एक सिंगल डे में 3-3 करोड़ रुपए कमाई भी है। तो अभी तक आपका ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसने आपको सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है? तो मैंने 30, 40, 50 करोड़ रुपए शेयर बाजार में खोए होंगे, बट इन्वेस्टमेंट में 5 करोड़ ज्यादा कमाए होंगे उससे। तो मेरा ये मानना है कि लोग रियल एस्टेट में ज्यादा लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनका ब्लैक मनी खप जाता है। नहीं, मैं बता भी सकता हूँ कौन से स्टॉक मल्टीबैगर बनेंगे। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका इंडी मनी के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। मेरा नाम है शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं द फाइनेंशियल डॉक्टर ऑफ भारत मिस्टर राजेश सधानी, हु इज फाउंडर ऑफ सधानी इन्वेस्टमेंट्स एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड अ ट्रेडर विद ओवर 30 years of experience in the market. हाय सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। नॉट 35 ईयर्स। 35 years, वाओ। तो थोड़ा टाइम में पहले चलते हैं। आप जब ट्रेडर, आई थिंक यू वर अ यंग ट्रेडर इन द अर्ली 90s के टाइम पे। या 90 में स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे आपकी पहली ट्रेड्स, पहले प्रॉफिट्स, उस टाइम पे जर्नी कैसी थी आपकी? बेसिकली मैं गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट था। 90 में मैं सीए करने के लिए मुरादाबाद गया था। तो सीए करते करते एकदम शौक हुआ, जो कि पूरी फैमिली हम लोगों की शेयर मार्केट में थी। तो सबसे पहले फिर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर पहला ट्रेड मैंने रिलायंस इंडस्ट्री 100 शेयर्स लिए थे। तो वो बिल्कुल अलग समय होता था काम करने के लिए, इतनी नॉलेज नहीं आती थी। आजकल तो गूगल बाबा है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। तो पहले सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग नॉलेज आपको वहीं से मिल सकती थी। तो बिल्कुल आज का समय और पहले के समय में काम करने का जमीन आसमान का फ़र्क है। मतलब यू कांट इमेजिन कि कितना बड़ा फ़र्क आ गया। तो पहले हम अगर एप्लीकेशन फॉर्म भी भरते थे तो उसके बाद एप्लीकेशन के बाद 40 दिन 50 दिन बाद हमको अलॉटमेंट आता था। आजकल तो 3 दिन में अलॉटमेंट आ जाता है। शेयर ट्रेडिंग के लिए हमको फ़ोन करने होते थे ब्रोकर्स को, आजकल आप अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। तो टोटली चेंज हो गई लाइफ बिल्कुल। तो आपने मार्केट को हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे एंटर किया था। तो उस टाइम पे जहाँ पे इतना केओस था, आपको कौन सी चीज़ ने आकर्षित करा कि ठीक है अब टाइम है मेरे को इन्वेस्ट करने का? नहीं, बेसिकली क्या, हर्षद मेहता के टाइम पे सब नए लोग पुराने लोग सब शेयर्स की बात करते थे। मेरी पूरी फैमिली में शेयर मार्केट का काम होता है। मेरे पापा जी, मेरे फूफा जी लोग, मेरे मामा जी लोग तो घर पे दिन भर शेयर्स की बात सुनते थे। एप्लीकेशन पापा हमेशा लगाते थे। तो जब हम लोग सीए करने गए, सब दोस्त लोग दिन भर शेयर मार्केट की बात, तो बिल्कुल हर्षद मेहता का एकदम इतना एडवांस टैक्स दिया हम लोग। तो चूंकि सीए एडवांस टैक्स, तो वो एकदम चीज़ अट्रैक्ट करते थे कि शेयर मार्केट है। और जब काम किया तो एक ही दिन में, पहले दिन ही 2500 रुपये कमाए। तो उस समय 2500 रुपये कमाया तो लगता था क्या हो गया एकदम, ये तो इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है। सच में। तो इजी मनी हर व्यक्ति को उस समय भी और आज भी इजी मनी अट्रैक्ट करती है शेयर मार्केट में, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। तो वो उस समय तो इजी मनी ने अट्रैक्ट किया। फिर मैं अपने सीए के एग्जाम में आ गया, अपेयर ही नहीं हुआ। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, 8 से 10 हज़ार पर रोज कमाने लगे। और आप समझे कि 22 साल का बच्चा, 21-22 साल का अगर 10,000 पर रोज कमाए, तो वो भी 92 में, तो कितनी बार उसके लिए फिर तो हम लोग आगे किसी चीज में अपेयर ही नहीं हुए। तो इजी मनी अट्रैक्ट करती है शेयर मार्केट में सबको, पहले भी, आज भी और फ्यूचर में भी। जबकि ये गलत है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ, तो उस टाइम पे जब इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट हुआ उनके माइंडसेट में, उनके पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज में? वो टाइम कैसा था आप लोगों के लिए? पहली बात तो सगुन जी वो स्कैम नहीं था। मैं उसको आज भी मानूंगा। काफ़ी लोग मेरी बात से एग्री नहीं रहते। इंडिया के अंदर अगर बुल रन आया है तो हर्षद भाई की वजह से आया था। उसके बाद में राकेश झुनझुनवाला साहब, काफ़ी लोग आए हैं। उन्होंने सिस्टम की कमी का फ़ायदा उठाया। और जो उस समय जिसको हम स्कैम बोलते हैं कि काफ़ी लोग मिलजुल के शेयर मार्केट में किसी चीज़ को कॉर्नर करके बहुत तेज़ी करते हैं, वो आज भी हो रहा है। कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। तो मार्केट में पहले हर्षद मेहता के टाइम पे भी लोग कहते थे कि शेयर मार्केट में मत जाओ, ये जुआ है। पुराने लोग, वो बात आज भी है। आज भी सब जो ज़्यादा 60, 70, 80 ईयर्स की ओल्ड के एज के जो लोग हैं, सब लोग बोलते हैं जुआ है, मत करो। बेसिकली शेयर मार्केट से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इसको बिजनेस कोई नहीं समझते। सब इसको इजी मनी कमाने के रूप में एक अपना जुए की मशीन समझ के आते हैं। अगर इसको स्टडी करके आप करें तो इट्स द बेस्ट बिजनेस इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वर्ल्ड।
तो उस समय हर्षद मेहता के टाइम पे प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों को पैसा काफी नुकसान हुआ। लोग तेजी के चाल में आगे आते आते उन्होंने बहुत तेजी में माल खरीदा। जब बहुत तेजी में आप माल खरीदोगे, जब लालच की एक लिमिट होगी, उसके बाद आप माल खरीदोगे, नेचुरली नुकसान होगा, अप्स एंड डाउन चलेंगे मार्केट में। तो लॉस लंबा हुआ तो लोगों ने शेयर मार्केट में एकदम की सट्टा है नहीं करना, काफी 2 4 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया, काफी लोग घर बार बिक गए। वो स्थिति आज भी आती है। तो जो कोविड के टाइम पे शेयर मार्केट में लोग आए थे, अभी रिसेंटली जो 4 महीने पहले मंदी आई, उन लोगों ने मंदी पहली बार देखी। हम लोग बोलते हैं कोविड स्टूडेंट, तो उन लोगों ने 2024 में सितंबर अक्टूबर पहली बार मंदी देखी। तो उनको काम करने का अभी भी तजुर्बा नहीं है। जो माइंड सेट लोगों का 30 40 साल पहले था, वही आज है। वही सेम मिस्टेक्स आज भी रिपीट कर रहा है यंगस्टर्स, जो उस समय हम लोग करते थे। बजट डे पे हर बार बहुत हलचल होती है मार्केट्स में, बट मैंने सुना है कि 1993 में जो बजट डे था वो बहुत ही उस टाइम पे मार्केट में बड़ा कुछ हुआ था। बजट पे क्या है कि पहले फर्टिलाइजर शेयर्स के अंदर बहुत मूवमेंट आते थे बजट के अंदर। आजकल बजट पे इतने मूवमेंट्स नहीं रह गए। पहले तो बजट एकदम मार्केट में 5 10 15% अप एंड डाउन कई स्टॉक्स में होता था। रेलवे बजट अलग से आता था। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर बजट के अंदर हमेशा काफी अप एंड डाउन होता था। मैंने भी उस समय का अपना सबसे बड़ा लॉस बजट के दिन ही किया था। इंडोगल फर्टिलाइजर शेयर्स के अंदर मैंने बहुत क्वांटिटी में परचेजिंग करके। तो बजट का दिन बहुत यूनिक होता था। फिर क्या था कि टीवी पे या ऐसे चीजें नहीं चलती थी, वो हम फोन पे भाव लेते थे। जैसे आजकल तो क्या 3 4 चैनल्स हो गए, आप इनके 24 घंटे भाव देख सकते हो, मोबाइल पे भाव देख सकते हो, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है। उस समय ऐसा नहीं था, आपके ऊपर फोन के ऊपर डिपेंडेंसी थी, और फोन भी इजीली नहीं लगते थे। हमको टेलीफोन एक्सचेंज के बंदे को हमारा फोन लगाने के लिए अलग से पैसे देने होते थे कि हमारा कॉल अर्जेंट लगवाओ। उस समय ये व्यवस्था थी, फोन इमीडिएट नहीं लग पाते थे। तो बहुत समय का फर्क आ गया उस समय। तो बजट के दिन काफी फ्लक्चुएशंस रहे हमेशा, और बजट के दिन काफी पैसा लोग कमाते थे, काफी पैसा खोते थे। सट्टा खूब खेलते थे बजट के दिन लोग। तो आपने बता सकते हैं आपको उस दिन कितना लॉस हुआ था? और देखो, मैंने काफ़ी चीज़ें उस दिन पोजीशन अपनी इंडो गल्फ में काटी भी थी, कुछ कैरी भी की थी। फिर भी एक्यूरेट फिगर मेरे को अभी ध्यान नहीं होगी, लेकिन 4 5 6 लाख का मुझे उस समय नुकसान हुआ था। बड़ी फिगर थी। मैं उस रात को एक बार सो नहीं पाया था, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है। फिर नेक्स्ट डे मैंने पापा को सारी बात बताई। नुकसान काफ़ी हुआ था। और इंडो गल्फ, मेरे को शेयर्स का नाम ध्यान आजकल तो वो है नहीं, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स का शेयर्स था, और मैंने काफ़ी मोटी बाइंग कर ली थी फ्यूचर्स में। और वो बजट में कुछ भी फर्टिलाइजर्स के लिए फेवरेट नहीं आया। हमेशा बजट में फर्टिलाइजर्स के लिए काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट होते थे, और वो तेज हो जाता था। तो वो मैं लेता चला गया, लॉस में भी एवरेजिंग करता चला गया। जो नुकसान करते हैं वही गलती आज भी हम लोग करते हैं कि जब नुकसान होता हम एवरेजिंग करते हैं। शेयर मार्केट में कभी एवरेजिंग नहीं करनी है, ये उस दिन सीखा था। तो बहुत अच्छा झटका खाया था। 1992 में उस टाइम पे 4-5 लाख का लॉस एक दिन में बहुत बड़ी बात है। यस, वो तो बिल्कुल। मैं कह, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। हालांकि उसके बाद हम लोगों ने 2005 में 2001 में एक एक दिन में 1 1 करोड़ रुपए का लॉस भी किया है। बट वो स्टार्टिंग थी, उसके बाद हमने कमाया इन्वेस्टमेंट में काफ़ी। तो उसके बाद तो लॉस प्रॉफिट की फिगर से कभी फर्क नहीं हुआ। आज 35 साल के कैरियर में हमने एक सिंगल डे में 3 3 करोड़ रुपए कमाई भी हैं, और 1 1 2 2 करोड़ रुपए खोई भी हैं। लेकिन वो अब उस फिगर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, रूटीन प्रैक्टिस हो गई है। बट उस समय ये लॉस था, तो पूरी रात मतलब वो अच्छी तरह ध्यान है कि करवट बदलना, और सो नहीं पा रहा, कल क्या होगा, पापा को कैसे बताऊंगा, इतनी बड़ा नुकसान है। तो वो एक बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड केस था वो। बिल्कुल। तो अगर माइंड ना करे, क्या आप हमें अपना आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बता सकते हैं, एंड विद नंबर्स हमें बता सकते हैं कि आपने एसेट एलोकेशन कैसे कर रखी है? सगुन जी, बेसिकली क्या है कि आजकल चूंकि अब तो मेरी 2 2 लिस्टेड कंपनियां हो गई हैं, तो हमारी सारी फिगर ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। ठीक है। तो फिगर से कोई फर्क नहीं। मेन चीज जो है ना, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको हमेशा एसेट एलोकेशन करना है। जैसे मैं बताऊं कि अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपको पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए। हमेशा हाईएस्ट रिटर्न शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में मिलेंगे, हाईएस्ट। सेकंड नंबर आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। थर्ड नंबर मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स में। तो उसके बाद मैं रियल एस्टेट को मानता हूँ। काफ़ी लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, उनको रियल एस्टेट बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा बेसिकली 10 to 15% कॉर्पस रियल एस्टेट में है, 10 to 15% मेरा म्यूचुअल फंड्स में है। तो अराउंड 25-30% मेरा रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड्स में। रेस्ट मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है।
तो एक थोड़ा बहुत साइजेबल पोर्टफोलियो है, लेकिन कुछ ऐसा कोई खास बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। बहुत छोटा इन्वेस्टर हूँ और सारा 100% सेल्फ मेड हूँ। तो 125-250 करोड़ का पोर्टफोलियो है मेरा आज की तारीख में। लेकिन हम लोग इसको बहुत ढंग से मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में रखते हैं, और हमेशा अच्छा पैसा जो बनता है वो माइक्रो कैप में बनता है। डाइवर्सिफाइड रखता हूँ मैं 5 से 10% हमेशा लिक्विड रखता हूँ। जब भी मार्केट में कभी करेक्शन आया तो मेरे को बाइंग करने के लिए मौका इमीडिएट रहना चाहिए। जी। तो आपका कॉर्पस साइज की इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपने किस ढंग से पैसा कहाँ डाइवर्ट कर रखा है, कैसे कैसे एसेट एलोकेशन कर रखा है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो गो टू विद म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में चाहिए। और म्यूचुअल फंड से ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत है। हम लोग 25 पैसा 30 पैसा बचाने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट्स नॉट एडवाइजेबल। आपको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज है, आप फंड को समझ सकते हैं तो डायरेक्ट जाए। तो शेयर मार्केट की नॉलेज मेरी नज़र में आज भी 5-7-10% लोगों को ही है। सब न्यूज़ को देख के, टीवी को देख के, पेपर में देख के, मेरे दोस्त ने कहा। अभी भी हम लोग काफ़ी चीज़ सिखाना चाहते हैं लोगों को, तो लोग कहते हैं नहीं सिखाओ मत, आप तो आउटकम बता दो कि कौन सा शेयर्स लेना है, क्यों लेना नहीं जानना चाहते। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, अच्छा एडवाइजर रखना चाहिए, अच्छा फाइनेंशियल डॉक्टर, वो आपको अच्छा पैसा कमा के देगा। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने माइक्रो कैप स्टॉक्स में आपने कहा कि आप को लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। एंड आई थिंक कई लोगों को डर लगता है माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में या इन चीज़ों में करने में, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है। तो आपकी कोई जर्नी से कोई लर्निंग की, अगर आप माइक्रो कैप स्टॉक्स में डील कर रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। मेरे जितने मल्टीबैगर्स, मेरे कई स्टॉक्स ऐसे हुए हैं सगुन जी जो 20 टाइम्स, कई ऐसे हुए हैं जो 30, 40, 50 टाइम्स हुए हैं। प्रॉब्लम क्या सगुन जी, मैं आज ही बताऊं लोगों का माइंड सेट क्या है। अच्छी चीज को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैरी करना ये बहुत मुश्किल काम है। बेसिकली हम लोग आज भी शेयर मार्केट को रुपए कमाने की मशीन समझते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उस बिजनेस को ऑन कर रहे हैं। अब आप अपने आप को एक बिजनेस के ओनर बन जाओ तो आप रोज पैसा नहीं कमाओगे। कभी कभी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आएगा, कोई सेल नहीं होगी, बरसात आ गई, कुछ भी हो गया, रॉ मटेरियल लेट आया तो मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ गई। तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। छोटी कंपनी में ग्रोथ होने के काफ़ी चांस हैं। स्टार्टिंग में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहिए। उसके बाद जब आप पैसा कमा लो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करना चाहिए। ऐसा होता है कि लार्ज कैप में बिजनेस आप एकदम समझ सकते हो, माइक्रो कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में बिजनेस समझना इतना इजी नहीं है। और मेरा बिल्कुल फर्म बिलीव है कि जिस बिजनेस को आप नहीं समझते उसमें पैसा मत लगाओ। जैसे मैं आईटी नहीं समझता, मैं नहीं लगाता आईटी में पैसा। इन्फोसिस, टीसीएस मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया, लोगों को इन्होंने खूब पैसे कमा के दिए। तो बिजनेस को मैं समझूंगा ना, उस बिजनेस को कैसे करूंगा। तो मेरा मानना है कि जब मैं पैसे लगा रहा हूँ किसी कंपनी में तो मैं उस बिजनेस को कर रहा हूँ, तो उस बिजनेस का प्लस माइनस कहाँ पर उस बिजनेस में कमी आ सकती है समझना चाहिए। तो मैं बिजनेस को ऑन करता हूँ। तो माइक्रो कैप में हम जो पैसा लगाते हैं मैनेजमेंट से मिलते हैं, समझते हैं उनकी कहाँ प्रॉब्लम है। जब मुझे बिजनेस की समझ होगी तो मैं उनकी प्रॉब्लम भी बताऊंगा। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग बिजनेस की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, राय देते हैं जो मैनेजमेंट के समझ में नहीं आ रही थी, कई मैनेजमेंट के साथ। तो मैनेजमेंट में जब मैं पैसा लगा रहा तो मैं उसका पार्टनर हो गया। अगर आप ये फीलिंग्स रखेंगे तो आप उस बिजनेस को बिजनेस की तरीके से समझेंगे, उसमें कमी बताएंगे अच्छी, तभी पैसा बनेगा। वो लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, रिलायंस में, एचडीएफसी में या इन स्टॉक्स में, इन्फोसिस में, कोटक में दुनिया ने पैसा बनाया। ये लार्ज कैप थे, ये पुराने मल्टी बैगर्स थे। अब ये नए मल्टी बैगर्स नहीं है। नया दूसरा एचडीएफसी बैंक कौन सा हो सकता है या रिलायंस, वो छांटना है, तभी आपको बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। तो अर्ली स्टेज से पैसा लगाने से सगुन जी काम होता है। तो मल्टी बैगर्स जो बनेंगे माइक्रो कैप बनेगी। तो आपका फैमिली का मुझे लगता है बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आपकी थिंकिंग को लेके, स्पेशली अबाउट मनी। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी फैमिली ने आपको पैसे के बारे में सिखाई जो शायद हर पेरेंट अपने बच्चे को नहीं सिखा पाता।
देखिए, मैं पापा के साथ शुरू से बैठता था। आज भी हमारे घर में रूल है कि हम लोग जनरली शाम को दिन भर ऑफिस से काम करके आएंगे, 7 साढ़े 7 पे पापा मम्मी के साथ बैठेंगे। मेरी मम्मी आज तक स्कूल नहीं गई, बट उनको भी पूरा नॉलेज है। तो पापा ने एक ही बात सिखाई कि हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव वस्तुओं में करो। जैसे मैं कोई सी भी कार, आज हम भी कोई भी 2-4 करोड़ की कार में आई कैन इजीली मैनेज, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम कार जो होगी 20 लाख रुपए की होगी। तो हम लोग कार के अंदर हम इसको मानते हैं डेप्रिसिएटेड इन्वेस्टमेंट है। तो आपको अपनी नई जनरेशन को भी ये चीज सिखाना कि इन्वेस्टमेंट वहां पर करो जो ग्रो हो सकता है, जो प्रोडक्टिव हो सकता है। आज आपने गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, जबकि गोल्ड को हम ये मानते हैं कि गोल्ड जस्ट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज है, बट फिर भी कुछ पैसा कमा के दे रहा है। तो हमने अपने बड़ों से एक ही चीज सीखी कि एप्रिसिएटेड इन्वेस्टमेंट करना है और फाइनेंशियल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है। कई बार क्या, लैंड आपकी आधी रात बिकेगी नहीं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। पहले तो 10-15 दिन में पेमेंट आता था, आजकल नेक्स्ट पेमेंट आता है। तो आपको कभी इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हो। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। दूसरा, ऑलवेज इन्वेस्ट विद ग्रोइंग, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी है, जो आगे ग्रो कर सकता है। डेप्रिसिएटेड इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये चीज मैंने सीखी। आपके पोर्टफोलियो में काफी साइजेबल अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट आपने बताया कि 10 to 15% है, तो चल रहा है। और उस रियल एस्टेट में ध्यान रखें, कभी अपने घर की और ऑफिस की वैल्यू काउंट नहीं करनी। वो तो मेरी एक नेसेसिटी है ना, मैं उस घर में रह रहा हूँ, उसको तो ना बेचूंगा। तो आपके एक घर या 2 घर के अलावा जो अदर प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही ऑफिस तो मेरा काम करने की जगह है ना, दैट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। हम उसकी वैल्यू 0 मानते हैं, क्योंकि उसको कभी सेल नहीं करेंगे। तो 10-15% हो जाता है। ये तो प्रॉपर्टी नॉर्मल चीजें इतना कर लेते हैं। फ्यूचर में हमको एक काम करना, नया ऑफिस बनाना, उसके लैंड परचेज कर ले जाए, पैसा फ्री हो। आज की तारीख में भी क्या है कि अभी रियल एस्टेट में है ना, काफी जगह ब्लैक वाइट का काफी रेशो है। तो मेरा ये मानना है कि लोग रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन के लिए ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते। ज्यादा लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनका ब्लैक मनी खप जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है, सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। अगर डीएलसी रेट, सर्किल रेट बराबर हो जाएंगे तो ब्लैक मनी खपनी बंद हो जाएगी, रियल एस्टेट एकदम गिरेगी। अगेन, आपने रियल एस्टेट और इक्विटी में रिटर्न्स या सीएजीआर के बेसिस पे आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करा है ओवर द लास्ट 30 इयर्स? देखिए, मैं तो इक्विटी का आदमी हूँ और इक्विटी से अच्छे रिटर्न्स कहीं नहीं आएंगे। हालांकि कई प्रॉपर्टी 5 साल में 5 गुना हुई है, कई प्रॉपर्टी हुई है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि बाजार कितना अच्छा हो, कितना खराब हो, अगर आपको बिजनेस की कॉमन सेंस आ गई है तो 10 साल में 10 गुना होने वाले स्टॉक्स हमेशा मिलेंगे, ऑलवेज, एवरी टाइम। और स्टॉक में सबसे बड़ी खास बात क्या है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड ऑफ मनी। तो रियल एस्टेट में एक लेवल तक आपको करना चाहिए। रियल एस्टेट में लोगों ने काफी पैसा कमाया है, पूरे वर्ल्ड में पैसा रियल एस्टेट, सर्विस इंडस्ट्री और शेयर मार्केट 3 ही जगह कमाया है। लेकिन मेरा मानना है कि शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल सिक्योर्ड है, सेफ है, डीमेट अकाउंट में है। और अगर आपको बिजनेस की समझ है तो आप रियल एस्टेट के मुकाबले ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में कमाओगे। क्या आप हमें 2-3 ऐसे साइंस बता सकते हो कि ठीक है, कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, बट आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही जाता होगी अगर ये 2-3 साइंस पॉजिटिव है, मतलब कि दिस इज अ गुड स्टॉक फॉर मी टू इन्वेस्ट? नहीं, मैं बता भी सकता हूँ कौन से स्टॉक मल्टी बैगर बनेंगे। आपको स्टॉक्स को मल्टी बैगर बनने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज चेंज करनी है। आप अपने आप को इन्वेस्टर मानना बंद कर दें और उस बिजनेस का ओनर बन जाए। जिस कंपनी में आप पैसे लगाना चाहते हैं, आप ये सोचें कि एक कंपनी आपकी है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो उस बिजनेस को आपको समझना है, उस बिजनेस का फ्यूचर आपको समझना है, मैनेजमेंट का विजन आपको समझना है। कई बिजनेस अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट के पास विजन ही नहीं है, मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, निकल जाओ। और उसके बाद आपको मैनेजमेंट के व्यूज, मैनेजमेंट की कमेंट्री हमेशा देखनी है। कई मैनेजमेंट साल में 2 बार, कई साल में 1 बार, कई साल में 4 बार अपने व्यू देते हैं। तो आपको चेक करना है कि उनके पुराने व्यू वो कितना ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं, अंडर कमिटमेंट कर रहे हैं। अगर उनका जेन्युइन कमिटमेंट हो रहा है तो उस मैनेजमेंट पे फेथ रखें, फिर उस बिजनेस को रेगुलर ग्रोथ देखें। आपको ये नहीं कि आपने कोई, जैसे पहले कहते थे कि अच्छी चीज ले ली और लेके बैठ जाओ, नहीं। आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को, आपको कई बिजनेस साइक्लिक होते हैं, हमको मालूम है कब चलेगा कब नहीं। तो बिजनेस को समझो और उस बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म चलो। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे 100 टाइम होने के बाद मैंने बेचे हैं, 100 टाइम तक मैंने वेट किया है।
तो इतना पेशेंस आपको होना चाहिए। कोविड के बाद 20 से 25 गुना होने वाले कम से कम 30 स्टॉक्स हैं मेरे, 40 स्टॉक्स हैं जो 20, 25, 30 गुना हो गए। कई स्टॉक्स आज भी होल्ड कर रहा हूं, आज भी। तो वो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है, आप नहीं जीना सीखो। एक कंपनी है, उसको हम लोग आज भी एवरेज मान के चलें कि वो 25 टाइम्स हो गई, आज भी होल्ड कर रहे हैं। पिकाडिली एग्रो आज भी मेरे परचेज रेट से 20 टाइम्स है, उसको होल्ड कर रहे हैं। कन्विक्शन है आपका बिजनेस पे, होल्ड करिए। तो आपने जैसे हम स्टार्टिंग में आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि उस टाइम पे आप बहुत ही बोल्ड बेट्स ले रहे थे, आपको जो चीज़ सही लगी आप कर रहे थे। तो उस टाइम से और आज के टाइम में आफ्टर 35 ईयर्स आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में आपने कोई चेंजेस नोटिस करे हो, आपके माइंडसेट में आपने कोई चेंजेस नोटिस करे हो? देखिए, माइंडसेट और पोर्टफोलियो दो चीजें चेंज है। पहले मैं इतने बोल्ड डिसीजन नहीं लेता था। अच्छा। पहले मैं एफ&ओ ज्यादा करता था। एफ&ओ में 10, 20, 50 लाख रुपए आए लगे तो माइंडसेट तो ये चेंज है कि अब मेरे को पैसा खोने को मेरे पास नहीं है। अब आदत हो गई क्योंकि हर चीज में कमाना है, तो हमारे पास खोने को बिजनेस समझ के हम इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं, समझते हैं, पूरी रिसर्च की टीम है, पूरा स्टडी करते हैं। तो माइंडसेट तो ये चेंज हुआ। बोल्ड डिसीजन अब ज़्यादा लेता हूँ मैं। अब स्टार्टअप में काफ़ी पैसे लगाता हूँ मैं। प्री आईपीओ मेरा ये मानना है कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको 10 से 15% पैसा, बल्कि 20% पैसा प्री आईपीओ या स्टार्टअप में लगाना चाहिए, परंतु उनके साथ जिसके मैनेजमेंट से आपका 1-to-1 कनेक्ट हो। किसी के कहने पर नहीं लगाना। मैं मैनेजमेंट से मिलता हूं, उनका बिजनेस प्रोफाइल समझता हूं, उनका विजन समझता हूं, रेगुलर टच में रहता हूं। तो अभी मैंने 25-25, 50-50 लाख रुपए 10, 15, 20 कंपनियों में लगाए हैं। और उनके अंदर आप विश्वास नहीं करोगे, एक कंपनी ने 2 साल के अंदर 20 टाइम्स रिटर्न्स दे दिया। तो आपको बिजनेस को समझना है। तो पहले की और आपकी लाइफ स्टाइल में माइंड सेट में चेंज है कि अब मैं रिस्क लेने लगा कि मेरे को एक मतलब कैलकुलेटिव रिस्क जिसको हम बोलते हैं। और बाकी क्या है कि अब लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करते। हम जनरली 10 में से 6-7 जगह हम बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं, तो 1-2 जगह हम एट पार हैं या ऑलमोस्ट जरा सा माइनस में, तो नुकसान नहीं होता है। और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको क्या लगता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जैसे SIPs के थ्रू में बैलेंस कैसे करें कि आपको ये अश्योरेंस हो कि मेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो सही ट्रैक सगुन जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले व्यक्ति को म्यूचुअल फंड्स में SIP करनी चाहिए। SIP करके, जैसे आप यंगस्टर्स हैं तो मैं आपके माध्यम पर सब यंगस्टर्स को बोलना चाहूंगा कि डोंट कम इन शेयर मार्केट डायरेक्टली, फर्स्ट डू SIP करके म्यूचुअल फंड से आप अपना 5, 10, 15 लाख का पहले कॉर्पस बनाइए। ठीक है। उसके बाद आप शेयर मार्केट सीखते रहिए। जब आप SIP कर रहे हैं, जब भी शेयर मार्केट सीखते रहिए, बेसिक सीखते रहिए। आजकल तो काफी सारे लोग सिखाते हैं, सीखते रहिए। जब 10-15 लाख का आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा तो आप टेस्ट करें कि आप हैं कौन। हमारे साथ मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम हर व्यक्ति इन्वेस्टर है, हर व्यक्ति ट्रेडर है, जबकि दोनों चीज साथ साथ नहीं चलेगी। ट्रेडिंग इज 100% फुल टाइम बिजनेस। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पैसिवली बैठना है और एक्टिवली रिसर्च करनी है जी। तो दोनों डिफरेंट हो गया। तो आपको, हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं कि मैं इन्वेस्टर्स हूँ, इन्वेस्टर्स हैं, हमने कोई स्टॉक्स बताया, उन्होंने लिया, 10 का 20 हो गया, एकदम बेच देंगे कि आप इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया। इसके 22 वर्ष रिवर्स में आपने 10 रुपए का स्टॉक खरीदा, वो ट्रेडिंग के लिए था, वो 5 रुपए आगे आप लेते जा रहे हो। फिर ट्रेडिंग में आपको योर लॉसेस एकदम कट करने हैं, कट योर लॉसेस इमीडिएटली। तो आपको ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड से पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड से कॉर्पस बनाएं, शेयर मार्केट सीखें, फिर अपने आप को जज करें कि आप ट्रेडर हैं या पोर्टफोलियो बनाएंगे। ट्रेडर तभी बने जब 9 to 3:30 फुल टाइम यू कैन गिव। आप सैलरीड है, जॉब कर रहे हैं, गलती से ट्रेडिंग मत करें, सिर्फ और सिर्फ पैसा खोएंगे। फ्यूचर में ऑप्शन में काम ही नहीं करना। 90% लोग पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खोते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में जब काम करना सगुन जी, जब आपके पास कम से कम 1, 2, 3 करोड़ की कैपिटल हो जाए मिनिमम, और उसके बाद भी कैपिटल का मैक्सिमम 5%, 4%। मैं ऑप्शंस के अंदर मैक्सिमम 2-3% कैपिटल लगाता हूँ। इतने पैसे लग गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपने 50%, 75% ऑप्शंस में लगा दिया, वो एकदम पैसा खत्म होता है। जैसे जितना कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, वो इसलिए पैसा खो रहा है। वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लेके आता है घर से,
100% वो लगा देता है अपना पूरा पैसा ऑप्शंस में। वो 1 के 5 भी होते हैं, 1-2 बच्चों के, फिर 5 के 0 होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स, देन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी या इन्वेस्टमेंट, या आपको अपने नेचर के हिसाब से सोचना है। और एक चीज़ और है, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज कर दो। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 to 7 ईयर्स। अगर आप उस बिजनेस को 5-7 साल नहीं दोगे, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। पैसा कमा लोगे, पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएट में रात दिन का फर्क है। पैसा कमाना तो हर आदमी पैसा कमा रहा है, वेल्थ क्रिएट 5% लोगों की हो रही है, उन्हों की जिनको पेशेंस के साथ बिजनेस पे बैठे हैं। एफएनओ में आई थिंक आपने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत पैसा लूज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अपने प्रॉफिट्स के बारे में तो सबको बताते हैं कि भाई मैंने तो मार्केट में इतना कमाया, बट लॉसेस शायद कोई इतना वोकली नहीं बताता। तो बहुत लोग अट्रैक्ट और गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। वो इसलिए आ रहे हैं ना सुगुन जी, उनको लगता है कि ये शेयर मार्केट का पैसा कमाने की मशीन है, इसमें 5,000 रुपये लगाइए 50 कमा लो। ऐसा कई बार होता है। तो कॉलेज गोइंग ने अगर 50,000 रुपये कमा ले स्टूडेंट, उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। फिर जब खोते हैं वो ट्रैप में फंसता जाता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर कहता है मैं कभी शेयर मार्केट में काम नहीं करूँगा। तो नॉट ओनली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़े मैच्योर्ड लोग भी ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में काम करते हैं। फ्यूचर्स में बहुत अच्छी कमाई हो सकती है अगर आपको पूरा टेक्निकल आता है, बेसिक्स आते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है। पहले मैं भी बहुत फ्यूचर्स करता था, आज की तारीख में कैलकुलेटिव काम करता हूँ और आधे घंटे के अंदर पोजीशन 0 करके निकल जाता हूँ, और 80% सक्सेस रेशो है। कोई लालच नहीं करते कि लिमिट फिक्स है कि 5, 10, 20,000, 50,000 रुपये कमाने रोज के, इतने खोने हैं, तो लिमिट में काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने लिमिट करी 10,000 रुपये रोज के कमाने या खोने, फिर वो 10 कमाने लगेंगे, 10 की जगह 20 पे आ जाएंगे, फिर 50 पे, फिर एक साथ आपके 5 लाख रुपये लग जाएंगे। आप ओवर एक्साइटमेंट में काम करेंगे। तो आप ढंग से कैलकुलेशन करके काम करें। शेयर मार्केट से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है पूरे वर्ल्ड में। शांति का बिजनेस है। 3:30 के बाद फैमिली को टाइम दो, स्टडी करो, सारा चार्ट, टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग स्किल्स, बहुत मज़ेदार बिजनेस है। आप इंडिया में पूरी बेरोजगारी खत्म कर सकते हो कि पढ़ लिख के काम करो, इतना नॉलेजेबल चीज़ है। लेकिन लोगों को क्या है कि 100 में से 95 आदमी को टिप्स लेनी है, समझना नहीं है, सिर्फ आउटकम दे दो, पैसे कम। तो सही स्टॉक कैसे खरीदना है, बहुत सारे गाइड्स इंटरनेट पे बहुत लोग सिखाते हैं, बट किसी स्टॉक को एग्जिट कब करें वो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत लोगों को अभी तक नहीं समझ है। तो क्या आप हमें ऐसे 2-3 साइंस बता सकते हैं जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को पूरे टाइम अपनी नज़र में रखने चाहिए कि यार अब टाइम आ गया इस स्टॉक को बाय बाय करने का? अभी तक के सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपने पूछा। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कमी है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे शेयर मार्केट में, एंट्री आपको हर व्यक्ति करा देगा, बिल्कुल, एग्जिट कोई नहीं कराएगा। तो एग्जिट के कुछ थंब रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। पहला एग्जिट का मेरा थंब रूल यह है कि अगर मुझे ये लगता है कि उस कंपनी के बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया, निगेटिव चेंज आ रहा है, उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा निगेटिव चेंज आ रहा है, वो बिजनेस अब कोलैप्स कर सकता है, या उस बिजनेस वन मैन शो है, उस वन मैन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैनेजमेंट के अंदर कोई सेकंड लाइन नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट का विजन तो अच्छा था लेकिन वन मैन शो था, या हम जब एग्जिट करना चाहते हैं जब कोई नया आइडिया बहुत अच्छा मिल गया और मेरे पे फंड नहीं है। देखिए, आपको पैसे की जरूरत है, आपको माल बेचना होगा चाहे कितना अच्छा है, उस कंडीशन में एग्जिट को। दूसरा, जब वो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आ गया, बहुत मतलब लार्ज लेवल पे चेंज आ गया, तो आप जब जाके एग्जिट करें। जैसे पहले पीसीओ चलते थे, पीसीओ आज की तारीख में नई जनरेशन है पीसीओ नाम ही जानते, पीसीओ क्या होता है, एसटीडी पीसीओ क्या होता है। पहले लोग ये एसटीडी पीसीओ लगाते थे, एक पैसा कमाते थे। मोबाइल ने सारा बिल्कुल इंडस्ट्री चेंज कर दी। पहले हम कोटक के कैमरे से फोटो खींचते थे, कहाँ घरों में कैमरे हैं। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उससे एग्जिट करें। तीसरा, मैनेजमेंट पे कोई बहुत बड़े लेवल पे निगेटिव न्यूज आ गई, की मैन पर्सन था चला गया और कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल, फंडामेंटल, लीगल, जिससे लगता है कि बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। 4th नंबर पे, जब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दूसरी मिल रही है और आपके पास फंड नहीं है,
तो निकल जाइए। इसी अदरवाइज हम लोग तो बिजनेस चल रहा है लेके बैठे हुए हैं। मैंने कहा कई स्टॉक्स स्टिल 20 साल से मेरे पोर्टफोलियो में है, अनटच 20 साल का पेशेंस, और आज भी रख के बैठे। तो ये वेल्थ बनती है। आपको मार्केट में बहुत टाइम हो गया है, तो आपने कभी ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशंस करी है कि यार इस टाइप का इन्वेस्टर मार्केट में कुछ भी हो ये कैसे ना कैसे करके पैसा बना ही लेता है? देखिए उसमें क्या है कि जब गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, कई सेक्टर्स ऐसे हैं, खाने पीने के आइटम पैसे बनाएंगे बनाएंगे, तो हॉस्पिटल्स पैसे बनाएंगे। तो बेसिक चीज क्या होती है कि किस समय, जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने हॉस्पिटल के सारे शेयर्स खरीदे। उस समय क्या था, प्रायोरिटी हॉस्पिटल सब जा रहे थे। वो आज की तारीख में शेयर सब 10 to 15x हो गए। अभी आज की तारीख में क्या सिस्टम हो गया, आपके हमारे हर एक घर में दिन में 3 बार आपके स्विगी और जोमेटो आएगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने जोमेटो 60 रुपीज में खरीदा कि इसके बिना बच्चे रह नहीं सकते। आज की तारीख में आपको कई चीजें ऐसी हो गई कि आपको हर 5 मिनट में मंगानी है घर पे, 3-4 बार कॉमन हो गया। बिल्कुल। तो ये समय के हिसाब से क्या चीज़ चेंज हो रही है। हम लोगों ने मतलब जब हमको 5 साल पहले लगता था कि मोबाइल कंपलसरी हो गया, तो हम लोगों ने कहा था कि 5 साल पहले कि हर घर में वाईफाई कनेक्शन कंपलसरी हो जाएगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। आज हर घर में 2-2, 3-3 वाईफाई कनेक्शन हो गए। बिना वाईफाई के आप रह ही नहीं सकते। एक बार मोबाइल नहीं है 2 घंटे चल जाएगा, लैपटॉप पर वाईफाई चाहिए आपको। ट्रू। तो ये आप इंडस्ट्री कब कैसी चेंज कर रही है उसको सोच के आपको एवर गोइंग इंडस्ट्री में पैसा लगाना है। खाने पीने का आइटम हमेशा चलेंगे। ये नई रेंज के, नई टेक्नोलॉजी के शेयर समय से कब आउटडेटेड हो जाएंगे, कब चलेंगे, वो आपको क्विक डिसीजन लेना है, वरना पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो अगले 10 साल में आपको क्या लगता है, आप कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लग रहा है कि यार ठीक है यहाँ पे मैं शायद पैसा लगाना चाहूंगा? उसके लिए एक बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए एक वैलिड क्वेश्चन ये है इसका आंसर कि आप चारों तरफ देखें कि क्या चीज लगती है, कहां पर अपने को कमी लगती है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में पानी की बहुत समस्या है, पीने के पानी की क्वालिटी की हर जगह है। तो वो कंपनियां जो पानी को प्यूरिफाइड करके पीने के लायक बनाती है, पूरे वर्ल्ड में समस्या है कि आप अपने हर शहर के बाहर जाओ, कितना ज्यादा गंदगी है, कचरा जिसको हम लोग बोलते हैं। उस वेस्ट का कुछ भी सिस्टम नहीं है कहा जाए। उस वेस्ट को जो खत्म कर रहा है वो नई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप और हम धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, एनवायरमेंट कॉन्शियस होते जा रही नई जनरेशन। तो ऐसी कंपनी यूनिक जो स्टार्टिंग में इन कंपनियों में पैसा लगा लेगा, बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। फिर मेरा ये मानना है कि अभी हम भारत के अंदर बेरोजगार डिग्री होल्डर की फौज बना रहे हैं। अभी एज ए एम्प्लॉयर लोगों के पास में टीम नहीं है और एज ए स्टूडेंट्स उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो स्किल का अभाव है। आपके पास डिग्री तो है, स्किल बिल्कुल नहीं है। तो स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा बनेगी। तो जो कंपनी स्किल आपकी एनहेंस कर रही है, स्किल डेवलपमेंट कर रही है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे, उनके शेयर्स आप सोच ही नहीं सकते कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो कॉमन सेंस को यूज करें आप अपने आप को। बिल्कुल कई बार मैं बोलता हूं कि आपको दिन में एक बार 5 मिनट अपने सबसे बेस्ट दोस्त से बात करनी चाहिए, जो आपके लिए हमेशा सोचता है। तो सबसे ज्यादा आपके लिए कौन सोचता? हम खुद। हम कभी अपने आप से बात नहीं करते। मोबाइल बंद करके शांति से 5 मिनट आप बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। खाने पीने की इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं आएगी। पहले हम लोग खाना बाजार में, पहले पुराने जमाने में लेडीज घर पे सब मसाले बनाती थी। आज की तारीख में किसके पास टाइम है? तो कौन सी चीज है ये आप सोचेंगे तो आपको 4-5 जगह समझ में आ जाएगा, वहां पैसा लगाओ और लॉन्ग टर्म रहेगा, 10 नहीं 20 साल भी चलेंगी। तो अभी तक आपका ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसने आपको सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है और जिसने आपको सबसे ज्यादा बड़ा लॉस करवाया है? सबसे ज़्यादा देखो लॉस तो मेरे को हुआ पेंटा मीडिया, सिल्वर लाइन 2001 में टेक के टाइम पे, जब टेक बबल आया था। जी। बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देने वाले, देखिए 2 चीज़ है इसमें। एक तो अमाउंट वाइज कमाई हुई, एक परसेंटेज वाइज कमाई हुई। पहले के ज़माने में इतना पैसा नहीं होता था तो परसेंटेज वाइज काफ़ी ज़्यादा कमाया हमने। अब हम किसी एक स्टॉक में पैसा ज़्यादा भी लगाया था, कुछ पैसा है भगवान की कृपा से, तो काफी स्टॉक्स हैं जो 15, 20, 25 गुना हुए हैं। टाटा एलेक्सी के अंदर मैंने बहुत बड़ा पैसा कमाया। एवरेज मेरा 90 रुपए का मैंने 10,000 रुपए में बेचा। ओह माय गॉड।
मैकडॉवल मेरा आज भी फेवरेट स्टॉक से 80 रुपये से मेरे पास में है, आज भी 1600 रुपये का भाव है। अभी लेटेस्ट पे मैंने पिकाडिली एग्रो में कमाया, जीना सीखो में कमाया बहुत अच्छा, मैंने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में बहुत अच्छा पैसा कमाया, मैंने केपीआईटी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा, केपीआईटी मेरा ऑलमोस्ट 15-20 टाइम्स हो गया। तो काफ़ी स्टॉक्स में उनमें गिनती नहीं है। लॉस खाली टेक के टाइम पर, कमाने में 15-20-25 स्टॉक्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं और मोस्टली आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है। ये नहीं कि मैंने 20 टाइम पैसा करके उनको बेच दिया, आज ही मुझे लगता है कि यहाँ से 5, 10, 20x हो सकते हैं, तो स्टिल होल्डिंग। मैनेजमेंट से लगातार बात करता हूँ, उनकी कमी बताता हूँ, मैनेजमेंट स्टिल वेट फॉर माय मेल कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं। लॉस मेरे को टेक टाइम पे हुआ, काफ़ी बड़ा लॉसेज हुआ था उस समय। पेंटा मीडिया में, सिल्वर लाइन में, 2-3 स्टॉक्स में काफ़ी पैसा खोया। आप हमें नंबर बता सकते हैं? लॉस तो देखो, मैं अगर बात करूँ ना 92 से 2006 तक, तो मैं ना फ्यूचर्स में बहुत काम करता था सट्टे में। मतलब आप समझो कि 50-60% काम करता था। तो अगर मैं 92 से 2006 या 2008 तक का अपना सोचूं, तो मैंने 30-40-50 करोड़ रुपए शेयर बाजार में खोए होंगे। ओह नो। बट इन्वेस्टमेंट में 5 करोड़ ज़्यादा कमाए होंगे उनसे। से फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्यूचर्स में, ऑप्शन में अगर 40 करोड़ रुपए खोए होंगे, तो इन्वेस्टमेंट में 45 कमाए होंगे, नेट में प्रॉफिट में रहे। तब फिर चीज़ समझ में आई अपनी बैलेंस शीट में, क्या कि अपनी हर लूजिंग स्ट्रेटेजी को लिखता जरूर हूँ। जब भी मुझे नुकसान होता है मैं कॉपी पर लिखता हूँ, तो वही मेरे को मेरी कमी बताती है कि इस वजह से ऐसे ऐसे नुकसान हुआ। आज भी कई बार ये नहीं कि आज भी 20% डिसीजन गलत जाते हैं, बट टचवुड 80% सही जाते हैं। तो उन 20% को भी गलत क्यों जाता है लिखता हूँ, और उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं सोचता हूँ। तो F&O में खूब पैसा खोया 2006, 7, 8 तक, 15 सालों में। फिर उसके बाद चीज़ें समझ में आई, पूरा फंडामेंटल चेंज हो गया, वेल्थ क्रिएशन समझे, F&O के अलावा कैश मार्केट में ट्रेडिंग में आ गए। तो अब मोस्टली पैसा, बाजार अच्छा हो खराब हो, नुकसान के चांसेस नहीं रहते हमारे पास। क्या आपका कोई ऐसा थंब रूल है जिसे फॉलो करके आपको लगता है कि कोई भी इंसान अपनी रिटायरमेंट को बहुत ही पीसफुली अटेन कर सकता हो? बिल्कुल, ये आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा। बेसिकली पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रिटायरमेंट ही आज के तारीख में, चूँकि हम लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते। और भारत में क्या था कि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो अब तो क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, और यंग जनरेशन अपनी पहली दूसरी सैलरी आते ही उधार का पैसा लेके फ्लैट खरीद लेते हैं। तो एक तो क्या है कि अगर आपको अच्छी रिटायरमेंट लाइफ चाहिए, तो मैं इस माध्यम से, आप लोग के माध्यम से 2 बातें बोलना चाहूँगा। एक तो कभी भी पहली दूसरी सैलरी मिलते ही फ्लैट नहीं परचेज करना लोन लेके, जब तक फ्लैट की वैल्यू का 60% डाउन पेमेंट आपने कलेक्ट नहीं कर लिया, सेव नहीं कर लिया, तब तक फ्लैट नहीं लेना। किराया देते रहिए, मालिक बन के। किराएदार ही आपके 4 काम कराता है। दूसरा थंब रूल यह है कि फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट सैलरी या बिजनेस में जब आप इनकम करना चालू करते हैं, 25% ऑफ योर ग्रॉस इनकम यू हैव टू सेव फॉर मिनिमम 14 ईयर्स। अगर आप 100 रुपये महीना कमाते हैं, 25 रुपये आप 14 साल तक बचा रहे हैं, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है उसका 25% सेव कर रहे हैं, तो डंके की चोट पे फाइनेंशियली आप रिटायर्ड हो जाएंगे 14 साल में। मैंने काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल रिटायर्ड किया, काफ़ी मतलब 500, 700, 800 लोगों को। फाइनेंशियल रिटायरमेंट का मतलब है विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपका इन्वेस्टमेंट टेंशन फ्री आपको इतना कमा के दे रहा है कि आप अपनी रूटीन लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो 14 साल, 25% ऑफ योर ग्रॉस इनकम। इफ यू आर यंगस्टर्स स्टार्टिंग योर कैरियर, तो अभी क्या, पहले हम लोग 55-60 साल की रिटायरमेंट एज थी, सगुन आपकी एज में लोग 35-40 में रिटायर होना चाहते हैं। तो आप इस फिगर को 25 की जगह 35 कर सकते हो। अगर 35% तक आपने कर दिया, तो 14 साल ही रखना है, इतना अच्छा कॉर्पस बन जाएगा, पूरी लाइफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो, 14 साल बाद जिसने इसको फॉलो कर दिया वो आपको अपना कॉम्प्लीमेंट्स देगा, आपने मुझे रिटायर कर दिया।
आपने इतना कुछ बता दिया कि आप ये भी बता सकते हो कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। जी। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपको शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज है, अदरवाइज किसी अच्छे एडवाइजर्स को पकड़ें। अच्छा डॉक्टर, जैसे पहले क्या था कि घर में बोलते थे कि एक अच्छे वकील से दोस्ती रखो, एक डॉक्टर से दोस्ती रखो, वो बहुत काम आएगा। अब एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल डॉक्टर से दोस्ती रखो, वो पूरी लाइफ चेंज कर देगा। 2% कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न्स में फर्क आ सकता है अच्छी एडवाइस पे, और ये 2% इतना ज़्यादा फर्क डाल देगा 10, 15, 20 साल में, आप सोच नहीं सकते। जी। तो आपका मतलब 14 ईयर्स, 25% ऑफ ग्रॉस इनकम, स्टार्टिंग विद म्यूचुअल फंड्स ओनली, देन स्लोली एंड स्लोली कम टू शेयर मार्केट आफ्टर टेकिंग ए लॉट ऑफ नॉलेज। सर आपकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 250 करोड़ की है, बट किसी सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो शायद अभी अपने करियर के स्टार्टिंग में है, उसके लिए बड़ा स्कैरी फिगर है कि वहां तक कैसे पहुंचे। तो क्या आपके पास कोई गाइडलाइन है, कुछ स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स, कि मे बी नॉट 250 करोड़ बट कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाओगे? सबसे पहले क्या है कि आपको अपने गोल्स डिसाइड करने हैं, फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करने हैं। गोल्स शुड बी मेजरेबल। अगर स्टार्टिंग में कोई सोचे कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, नहीं बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चले। सैलरीड क्लास पर्सन को शेयर मार्केट में पहले बिल्कुल नहीं आना, या बिजनेसमैन को भी पहले नहीं आना। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करनी है। मैं बार बार सिखाता हूं, जो यंगस्टर्स गलती कर रहे हैं कि मार्केट में सीधे आ रहे हैं, गलती है। देखिए, जब तेजी होगी ना बाजार में, हर व्यक्ति पैसा कमाएगा। तो बुल रन में आपने पैसा नहीं कमाया, मार्केट ने कमा के दिया है। आप कब जज होगे? जब बियर फेज आएगा। जैसे अभी 6 महीने के बियर फेज में सोशल मीडिया के आधे इन्फ्लुएंसर गायब हो गए थे, फोन उठाने बंद हो गए थे। तो ये चीजें आपको बियर फेज में आएगी। सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए। मैं आप लोगों के माध्यम से यंग जनरेशन को भी एडवाइस देना चाहता हूं, म्यूचुअल फंड में 5-10 लाख का कॉर्पस बनाइए। किसी के लिए 5 लाख की रकम बहुत बड़ी हो सकती है, किसी के लिए 5 करोड़ की रकम भी छोटी है। हर पैसे की वैल्यू है। म्यूचुअल फंड्स में कॉर्पस बनाने के बाद में आप उसी दरमियान शेयर मार्केट सीखते रहो, पेपर ट्रेडिंग करो, आपने पेपर इन्वेस्टमेंट करो। आपने कंपनी खरीदी, एक एक शेयर्स लेके मैनेजमेंट से मिलने जाओ, सीखो, समझो, बात करो। मैनेजमेंट मिलते भी हैं, अच्छे मैनेजमेंट मिलने से मना नहीं करते इफ यू आर ए शेयर होल्डर्स, और सपोर्ट भी करते हैं। तो पहले म्यूचुअल फंड्स में 5-10-15 लाख का कॉर्पस करो, फिर धीरे धीरे शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो में आइए। शेयर मार्केट ट्रेडिंग तभी करें जब आपके पास फुल टाइम है, बिजनेसमैन फुल टाइम है। मैं अपने हर जगह सेशंस में बोलता हूं, ट्रेडर इज लाइक ए आर्मी मैन। आर्मी मैन बॉर्डर पे कैसे रहेगा? बिल्कुल एकदम चौकस, अदरवाइज तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ट्रेडर शुड बी टोटली कॉशियस फ्रॉम 9 to 3:30, ओनली देन ट्रेडर कैन मेक द मनी। तो आप म्यूचुअल फंड्स करें, फिर शेयर मार्केट करें, उसके बाद आपका वेल्थ क्रिएशन का दौर अपने आप चालू हो जाएगा। किसी दूसरे को देखकर मत जलो, किसी दूसरे को देखकर ये मत सोचो कि मुझे ऐसा बनना है। आपका पैसा, आपकी मंजिल, आपकी मेहनत, आपका नसीब। आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। सीखे धीरे धीरे। कोई भी अच्छे 10% दिन जो होते हैं ना, 90% दिन को खत्म कर देते हैं। 10%, और शेयर मार्केट में 30, 40, 50% दिन अच्छे आएंगे। भारत में 2035-40 तक भारत को दुनिया पर राज करना है। अभी तक भारत पे औरों ने राज किया है, अगली सदी आप लोगों की है। आप लोग पूरी दुनिया को राज करेंगे। तो इंडिया के अंदर इतनी ग्रोथ है, आप सोच नहीं सकते। भारत से ज़्यादा मेहनती लोग कहीं नहीं मिलेंगे, आपसे हम पे ज़्यादा ईमानदार लोग कहीं नहीं मिलेंगे, आपसे हम पे ज़्यादा सोशल लोग कहीं नहीं मिलेंगे। तो अपने आप को आप, अच्छा भगवान ने बहुत कहा, आप 4 आदमियों को सिखाओगे तो भगवान आपको 8 अपने आप देगा। अच्छे काम करो, अपनी इनकम का 1-2-3% हमेशा सोशल कॉज में खर्च करो। तो आप एज ए न्यू कमर्स म्यूचुअल फंड्स, फिर शेयर मार्केट में पहले ट्रेडिंग अगर करनी है तो ट्रेडिंग फुल टाइम होनी चाहिए। धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाओ, 10-15-20 साल में लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। गोल डिसाइड करो, गोल डिसाइड करके रिवर्स कैलकुलेशन करो, सारे गोल पूरे होंगे। बहुत ही मोटिवेशनल आई थिंक आंसर था ये। एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि आपके पास कोई भी एक फाइनल मैसेज है नए ट्रेडर्स या नए इन्वेस्टर्स के लिए? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी मेरे पूरे पॉडकास्ट में भी कई चीज़ें मैंने बोली है। एक तो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो फुल टाइम करें,
9 to 3:30। ट्रेडिंग से अच्छी कमाई कहीं नहीं होगी। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स की बात करें तो 6 to 8% पर मंथ मीन्स एवरेज हो गया 60% साल का कमा रहे हैं। बट इसमें आपको कई सारी स्किल्स होती हैं, ट्रेडिंग की स्किल्स काफ़ी लंबी चीज़ें हैं। आपको उधार के पैसे पे काम नहीं करना, लॉस इमीडिएट काटना है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ट्रेडिंग मत करें। आप पोर्टफोलियो के अंदर टाइम दीजिए। पोर्टफोलियो को अंदर आप आइडिया पे पैसा लगा रहे हैं, उस बिजनेस आइडिया को समझो, ऑनरशिप रखो, इन्वेस्टर्स वाला व्यू निकाल दो, ऑनर्स वाला व्यू रखो कि मैं कंपनी का मालिक हूं। तो देखो उस दिन से आपका व्यू चेंज हो जाएगा। आपको गलत चीज होती हुई दिखाई देगी, आप टोक दोगे। आप किसी अपने घर में कोई गलत चीज आप देख सकते हैं तो आप ऑनर बन जाओ, तो आप देखो कितना जबरदस्त पैसा आएगा। हैव फेथ इन इंडियन इकोनॉमी, हैव फेथ इन अवर सिस्टम्स। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये अप्स एंड डाउन आएगा, घबराना नहीं है। जब खुद का पैसा है फिर आप अपना गोल बनाइए, 5-10 साल का गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। 100 रुपए की चीज आपने ली, 10 साल के लिए ली, हो सकता है 6 महीने बाद 90 रुपए रह जाए, आप घबरा जाते हैं। ऐसे नहीं करना। एंड फ्यूचर्स ऑप्शन से दूर रहिए, अपने स्किल को बढ़ाइए। हर व्यक्ति में भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छाई दी है, उसको आप इनहेंस करके उसको बढ़ाइए, उस लाइन में काम करो। जो आप में क्वालिटी 4 लोग को सिखाओ, अपने आप सब चीज़ अच्छी होगी। ये मैं कहना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच सर। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग सेशन था। एंड जो एक चीज़ मैंने सीखी वो यही है कि जब तक आप कंपनी को अंदर बाहर लेफ्ट राइट हर जगह से नहीं समझते, तब तक उसमें इन्वेस्ट ना करें। सो थैंक यू सो मच, एंड यू टू। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक एंड कॉमेंट. See you in the next one. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.